नमस्कार। आज हम वैशेषिक दर्शन के दो बड़े दिलचस्प सूत्रों पर बात करने वाले हैं। सूत्र संख्या 2.126 और 2.127। हमारे पास जो जानकारी है वो इन पुराने सूत्रों को एक नए आज के नज़रिए से देखती है। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान से भी इनका कुछ कनेक्शन दिखता है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन सूत्रों के जो गहरे मतलब हैं, जैसे असलियत क्या है, चीज़ें कैसे होती हैं, उनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनको समझें। और ये भी देखें कि भाई हजारों साल पुरानी ये बातें आज की साइंटिफिक सोच से कैसे जुड़ती हैं। बड़ा मज़ेदार होने वाला है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वैशेषिक दर्शन है क्या चीज़, मतलब ये दुनिया को देखता कैसे है? हाँ, तो वैशेषिक दर्शन का तरीका ये है कि वो रियलिटी को समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों या आप कह ले पदार्थों में बांटता है। आज जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे जरूरी है द्रव्य को समझना। द्रव्य मतलब वो बेसिक चीज, वो सब्सटेंस जिससे सब कुछ बना है, जो अपने आप में मौजूद है। अच्छा, जैसे? उदाहरण के तौर पर, हाँ, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और सिर्फ यही नहीं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन भी वैशेषिक में ये 9 द्रव्य माने गए हैं। यही वो बेस है जिन पर बाकी सब कुछ टिका है। ठीक है, तो द्रव्य हो गया बेस, फिर चीज़ें हिलती हैं, काम करती हैं, उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द है कर्म। कर्म यानी मोशन, एक्शन, कोई भी क्रिया। और खास बात यह है कि कर्म हमेशा किसी ना किसी द्रव्य में ही रहेगा। मतलब बिना द्रव्य के कोई कर्म नहीं हो सकता। हाँ, जैसे आपने कहा गेंद लुढ़क रही है, तो लुढ़कना कर्म गेंद द्रव्य में ही है। हवा में सिर्फ लुढ़कना नहीं हो सकता। सही है। बिल्कुल। और एक शब्द आपने शुरू में कहा था, सामान्य। वो क्या है, जरा आसान शब्दों में बताइए। सामान्य मतलब कोई कॉमन गुण, कोई क्वालिटी जो कई अलग अलग चीजों में हो। जैसे लाल रंग। अब लाल रंग सेब में भी है, कपड़े में भी, फूल में भी। तो ये लालपन एक सामान्य गुण हो गया। या जैसे इंसानियत, वो गुण जो सब इंसानों में कॉमन है। ये एक तरह का आइडिया है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कॉमन क्वालिटी या कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं सूत्र 2.1.26 पर। क्या कहता है ये? सूत्र है असमवाय में स्थित सामान्य से कोई क्रिया उत्पन्न नहीं होती। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सार ये है कि सामान्य यानी कोई रूल, कोई कॉन्सेप्ट, कोई यूनिवर्सल क्वालिटी, अगर वो किसी द्रव्य का, मतलब किसी चीज का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो अपने आप कोई एक्शन, कोई कर्म पैदा नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब कोई नियम अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो वो अपने आप में कुछ नहीं करेगा। उसको काम करने के लिए कोई ठोस चीज चाहिए होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई भी एक्शन होने के लिए या किसी एक्शन का कारण बनने के लिए एक फिजिकल द्रव्य का होना जरूरी है। वैशेषिक कह रहा है कि कॉजेलिटी यानी कारण और कार्य का जो रिश्ता है वो फिजिकल है। वो सिर्फ आइडियाज या नियमों पर नहीं टिका। एक्शन का असली सोर्स हमेशा द्रव्य ही होगा। नियम तो बस बताते हैं कि क्या होगा। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हम इसकी तुलना आज के विज्ञान से कर सकते हैं? आपने न्यूटन के नियम का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? एक सामान्य सूत्री तो है, एक यूनिवर्सल लॉ। लेकिन ये लॉ अपने आप में कोई फोर्स नहीं लगाता, कोई चीज खींचता नहीं है। खिंचाव तो तब पैदा होता है जब असल में मास वाली चीजें, मतलब ग्रह, तारे यानी द्रव्य मौजूद हों। नियम तो बस ये बताता है कि द्रव्य होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, पर बिहेव करने के लिए द्रव्य का होना वो पहली शर्त है। आप सोचिए, ये सूत्र हजारों साल पहले ये कह रहा था कि असली एक्शन चीजों में है, सिर्फ नियमों में नहीं। सब्सटेंस चाहिए एक्शन के लिए। कमाल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि पदार्थ ही एक्शन का बेस है। अच्छा, अब अगर ये पदार्थ आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके बारे में दूसरा सूत्र है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दूसरा सूत्र 2.1.27 आता है। वो कहता है संयोगानम द्रव्यम। इसका बहुत सीधा सा मतलब है सारे संयोगों का, सारे कॉन्टैक्ट्स का आधार द्रव्य है। यहाँ संयोग का मतलब है दो अलग हो सकने वाली चीजों का आपस में जुड़ना, टच करना, इंटरैक्ट करना। तो सूत्र कह रहा है कि कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी इंटरैक्शन सिर्फ और सिर्फ द्रव्यों के बीच ही हो सकता है। जैसे वो बिलियर्ड बॉल्स वाला उदाहरण आपने दिया था। दो बॉल्स तभी टकराएंगी, उनमें संयोग तभी होगा जब वो दोनों असल में पदार्थ हों, द्रव्य हो।
एक बॉल सिर्फ मेरा ख्याल हो तो टक्कर कैसे होगी? एकदम सही। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं है, आप क्वांटम लेवल पर भी सोचिए। जब दो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं या इंटेंगल होते हैं, तो वो पार्टिकल्स, जिन्हें हम द्रव्य कह सकते हैं, ही उस इंटरैक्शन का बेस होते हैं। इंटरैक्शन हवा में नहीं होता, वो हमेशा रियल चीजों, रियल स्टफ के बीच होता है। तो फिर अगर हम इन दोनों सूत्रों को 2.126 और 2.127 को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? क्या मैसेज है? मैसेज बहुत साफ है। वैशेषिक दर्शन असलियत को बहुत ही ठोस, पदार्थ आधारित नजरिए से देख रहा है। पहला सूत्र कहता है कि नियम या कॉन्सेप्ट्स खुद काम नहीं करते, काम करने के लिए पदार्थ यानी द्रव्य चाहिए। और दूसरा सूत्र कहता है कि पदार्थों का आपस में जुड़ना या इंटरैक्ट करना भी तभी मुमकिन है जब पदार्थ हों। मतलब दुनिया फंडामेंटली बनी है ठोस चीजों और उनके आपसी इंटरैक्शन से। और आपको लगता है कि ये सोच आज भी रेलेवेंट है आज के विज्ञान के लिहाज से? हाँ बिल्कुल, जैसा कि कुछ रिसर्च पेपर्स में भी कहा गया है, ये नजरिया आज की जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके विचारों से काफी मेल खाता है। वहां भी तो हम यही मानते हैं ना कि यूनिवर्स की बुनियाद में क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी द्रव्य, और उनके बीच लगने वाले फोर्सेस या इंटरैक्शंस यानी कर्म और संयोग। है ना अद्भुत कि रियलिटी की इतनी गहरी समझ भारत में सदियों पहले विकसित हो गई थी। हाँ वाकई। तो आज हमने समझा कि कैसे वैशेषिक सूत्र द्रव्य यानी पदार्थ को ही हर क्रिया, हर एक्शन और हर कॉन्टैक्ट का बेस मानते हैं, और कैसे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और ठोस रियलिटी के बीच एक साफ लाइन खींचते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर पुराने दर्शन ने पदार्थ को इंटरैक्शन के लिए इतना जरूरी माना, तो फिर आजकल की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इन्फॉर्मेशन या कॉन्शियसनेस, जो कई बार लगता है कि किसी एक खास पदार्थ से सीधे सीधे जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट किया जाए? क्या ये भी किसी गहरे लेवल पर द्रव्य और कर्म का ही खेल है, या हमें इस पुरानी समझ को और एक्सपैंड करने की जरूरत है? इस पर सोचा जा सकता है।